दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे इस महीने की अगस्त 26, 27, 28 इन 3 दिनों में आरएसएस के सर संघचालक दिल्ली में पहले 3 दिन की लेक्चर श्रृंखला करेंगे और उसके बाद बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता इन जगहों पर भी 3-3 दिन की श्रृंखला करेंगे। इस श्रृंखला के में मोटे तौर पर उनका जो अभी आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये उसके उपलक्ष्य में है और उसमें वे अपने विचार लोगों के सामने रखना चाहेंगे। मुख्य रूप से इसका कहा जाए तो ये है कि आरएसएस के 100 वर्ष और भविष्य की दिशा, इस आधार पर सरसंघचालक बात करने वाले हैं। इसके पहले अगर आपको याद हो तो 2018 में विज्ञान भवन में भी 3 लेक्चर्स उन्होंने दिए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो दक्षिणपंथी विचारक हैं, आरएसएस से जुड़े संगठन हैं और उनके लोग हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। इस बार अलग बात क्या है? इस बार अलग बात ये है कि करीब 12 कैटेगरीज के लोग इसमें बुलाए जा रहे हैं। केवल आरएसएस परिवार के नहीं, आरएसएस से बाहर वाले, जैसे यहाँ के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उसमें कईयों को न्योता दी जा रहा है, और जिनको नहीं दिया जा रहा उसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, जो आरएसएस को लगता है कि जो भारत के विरोध में काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं को भी न्योता दिया जा रहा है, जैसे कांग्रेस के कुछ लोग हों या समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हों या दूसरी पार्टियों के लोग हों, जो आरएसएस को लगता है कि ये अपनी पार्टी में खुश नहीं हैं या डगमगा रहे हैं या उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा सकती है। ये उनका एक आधार है, जिसके कारण कई विरोधी पक्ष के नेताओं को भी इसमें बुलाया जा रहा है। अब साथ ही साथ ये जो श्रृंखला होगी, इसमें पहले 2 लेक्चर्स में आरएसएस सरसंघचालक अपनी बात रखेंगे और तीसरे लेक्चर के अंत में वो लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे। अब आखिर में इन लेक्चर्स का, भाषणों का उद्देश्य क्या है और इस बार क्यों पहली बार इस प्रकार के विदेशी मिशंस में काम करने वाले, विदेशी पार्टियों के कुछ लोग, कुछ विचारक चिंतक जो आरएसएस से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, इनको इस बार क्यों बुलाया जा रहा है, ये एक सोचने की बात है। अभी जो आरएसएस के हालात हैं, 11 साल के मोदी रूल के बाद 100 साल तो आरएसएस को ही हो रहे हैं, अपना विस्तार करते हुए चुपचाप जिस प्रकार से ये समाज के हर एक क्षेत्र पर छा गए हैं, वैसे ही 11 साल के मोदी रूल में इन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता मिली और इन्होंने अपने काम को पहले से 2 गुना, 2.5 गुना और भी उससे ज़्यादा कर दिया। दूसरी बात यह है, आज आरएसएस के कार्यकर्ता, प्रचारक और आरएसएस विचारधारा के लोग हमारे प्रशासन में, हमारी नौकरशाही में, हमारी पुलिस में, हमारी न्याय व्यवस्था में कई जगह पर घुसे हुए हैं। कई न्यायाधीश डायरेक्टली इनके बारे में बात करते हैं, जैसे इलाहाबाद के एक जज ने पूरा वीएचपी के मीटिंग में भाषण दिया था, जो कोई भी आरएसएस का नेता देता है। ऐसे ही दूसरी बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसके कारण आज एक तरफ तो पूरा मीडिया का बड़ा भाग, प्रिंट मीडिया में जो लैंग्वेज प्रेस जिसको कहते हैं, और अंग्रेज़ी अखबारों के भी कई भाग इनके विचारों से प्रचारित होते हैं। और कई मीडिया, जैसे कहा जाता है कि गोदी मीडिया है, इन्हें उस सरकार की गोद में बैठा हुआ है। मीडिया जिसका काम होना चाहिए सरकार की आलोचना करना और विपक्ष की सही बातों को ऊपर उठाना, मीडिया आज उससे उल्टा काम कर रहा है। ऐसे ही टेलीविज़न मीडिया भी है और एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने पिछले कई सालों में बिछा दिया है, जिसके कारण इनका संदेश और इनकी बातें घर घर तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। तो फिर इस बार ये क्यों किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो आरएसएस से सीधे रूप से संबंधित नहीं हैं, उनको भी क्यों बुलाया जा रहा है? तो मुझे लगता है इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आरएसएस को लगता है कि वो इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, दूसरी पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों को अपनी तरफ खींच सकती है, और जो लोग अपनी पार्टियों के अंदर बॉर्डर लाइन में खड़े हैं, वैचारिक रूप से थोड़ी वो कमज़ोरी दिखा रहे हैं, ढिलाई दिखा रहे हैं खुद की पार्टी की प्रतिबद्धता के खिलाफ, तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। कुछ बुद्धिजीवी
जो अपने जगह जगह काम कर रहे हैं वो भी आजकल हिंदू राष्ट्र की वकालत करने में पीछे नहीं होते। भले ही वो आरएसएस से जुड़े नहीं हैं, पर हिंदू राष्ट्र की वकालत में वो काफ़ी सामने आते हैं, इसलिए उन्हें भी इनवाइट करने का एक ये मौका है। और उसमें भी इनका आरएसएस का एक असेसमेंट है कि कौन व्यक्ति थोड़ा बहुत अपनी जगह पर बैठा हुआ अनकंफर्टेबल है, यानी किसी पार्टी में है पर उसको उतनी वहाँ महत्व नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अभी कई पार्टियों के कई नेता ये नरेंद्र मोदी ने जो कई मिशंस भेजे थे दूसरे देशों में, ये जो हमारे पुलवामा की बात को पहलगाम की बात को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि सरकार की नीति क्या रही है, तो उन नेताओं में से भी कई नेता इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो भी आरएसएस का प्रयास है समाज के तबके के उन लोगों को भी बुलाना जो कहीं ना कहीं थोड़ी एक इनके लिए आशा की किरण दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी राजनीतिक पार्टी ने ये काम बहुत किया है। ऑपरेशन कमल के नाम से पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे कारणों से आईटी, ईडी और सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके बहुत सारे नेताओं को अपनी तरफ खींचकर उसने सरकारें बनाई हैं। अब यही प्रक्रिया आरएसएस एक दूसरे धरातल पर करना चाहती है। पहले उन्हें वैचारिक रूप से आकृष्ट करना और एक जगह दिखाना कि भाई हमारे परिवार के अंदर भी आप जैसे लोगों की जगह है, उसके कारण ये करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, बीजेपी में वह भी कुछ अंदर के अंदर जो भाग कहा जाता है कई अनुशासित पार्टी है, उसमें भी कुछ अभी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई चीज़ें आई हैं जिनसे लगता है कि मोदी शाह इनका जो नेतृत्व है उसमें भी कहीं एक दरार सरीकी आ रही है पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ। तो इन सब चीज़ों को सील करने के लिए आरएसएस काफ़ी चालाकी से ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं 4 जगह पर होने वाली हैं उनका उपयोग करके खुद को ज़्यादा मजबूती की श्रेणी में ले जाकर हिंदू राष्ट्रवाद को और मजबूती देने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।